हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की, जिन्होंने कल यानी कि 23 जुलाई को अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और स्टैंड अलोन बेसिस पे जो बैंक का प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 26% बढ़ के 2071 करोड़ रहा है। ओवरऑल जो इनके रिजल्ट्स हैं एज पर एक्सपेक्टेशन रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इस बैंक का नाम कोटक महिंद्रा क्यों है। कोटक तो समझ आता है क्योंकि इसके जो फाउंडर थे वो उदय कोटक हैं। लेकिन महिंद्रा, क्या आनंद महिंद्रा भी इसमें पार्टनर हैं? तो डेफिनेटली इसमें आनंद महिंद्रा का एंगल है, जिसको कि हम इनके ओवरव्यू में समझेंगे। तो सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक को अगर देखा जाए तो ये एक इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनको 1985 में जो उदय कोटक है, जो इनके फाउंडर हैं, इन्होंने सेटअप किया था। इसका इनिशियली नाम था कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस और ये एक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी। उदय कोटक जी ने अपनी फैमिली और फ्रेंड से 30 लाख रुपए का लोन लेकर के इसको स्टार्ट किया था। और 1986 में आनंद महिंद्रा और उनके जो फादर थे हरीश महिंद्रा, उन्होंने इसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। इसलिए कंपनी का नाम कोटक महिंद्रा फाइनेंस हो गया था। इनिशियली ये जो कंपनी थी ये बिल डिस्काउंटिंग, लीज और हायर परचेज एक्टिविटीज करती थी। तो 2013 तक जो आनंद महिंद्रा है वो इनके प्रमोटर रहे थे, लेकिन 2013 में उनके पास लगभग 3.7% की हिस्सेदारी थी और उन्होंने इसके जो प्रमोटर है वहां से ये हट गए थे। तो उनका डेफिनेटली एंगल है। अदरवाइज कंपनी की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 1985 में ये बिल डिस्काउंटिंग से शुरू हुई थी, उसके बाद ऑटो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इनका फिर आईपीओ आया, फिर म्यूचुअल फंड में गए, लाइफ इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, और 2003 में इनको आरबीआई से जो बैंकिंग लाइसेंस मिला था। उस टाइम पे ज्यादातर जो हिस्सेदारी थी वो उदय कोटक जी के पास थी, 5% के आसपास आनंद महिंद्रा जी के पास थी। उसके बाद इन्होंने दूसरे बिजनेसेस में भी अपना स्टार्ट किया। 2014 इनके लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर था, जिसमें कि इन्होंने आईएनजी वैश्या था उसके साथ मर्जर किया। तो ओवरऑल बहुत ही एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग जर्नी रही है इस बैंक की। इसके अलावा अगर बैंक के बिजनेसेस के बारे में बात की जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक अपने आप में कमर्शियल बैंक है, साथ साथ में एक पेरेंट कंपनी है और ये बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज इनके अंडर आती हैं, जैसे कि इनकी कार फाइनेंस से रिलेटेड कोटक महिंद्रा प्राइम है। उसके अलावा आपको इनकी जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी दिखेंगी, असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि म्यूचुअल फंड की कंपनी दिखेगी, कोटक सिक्योरिटीज, यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दिखेगी। तो इस तरह से बहुत सारे बिजनेसेस हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर इनके आप कॉम्पिटिटर देखेंगे जैसे एचडीएफसी बैंक, उनकी कुछ कंपनीज जैसे कि एचडीएफसी एएमसी हो गई, एचडीएफसी लाइफ हो गई, इवन जो उनकी होम लोन की जो पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड, ये सभी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। तो यानी कि उसमें वैल्यू अनलॉकिंग हो चुकी है। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक में अगर बात करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, ये कंपनी सेपरेटली लिस्टेड है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप शेयर लेते हैं तो ये सभी कंपनीज में आप हिस्सेदारी लेते हैं, तो ये वैल्यू अनलॉकिंग होनी बाकी है। हो सकता है कि कल को फ्यूचर में अपने ये जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसका आईपीओ लेकर के आए, या अपना जो एएमसी बिजनेस है उसका आईपीओ लेकर के आए। तो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अब अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 26% बढ़ा है। इस क्वार्टर में इनको 2071 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है और ये स्टैंड अलोन बेसिस पे है, यानी कि सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक के प्रॉफिट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इनका जो प्रॉफिट है वो 2168 करोड़ रहेगा। तो वहां से थोड़ा सा कम बोल सकते हैं हम, 97 करोड़ रुपीस इनका प्रॉफिट कम रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 19.15% बढ़ी है, 4697 करोड़ रही है। हालांकि अदर इनकम में इसमें डिप आया है, जो कि पहले पिछले साल 1351 करोड़ थी, वहां से घट करके 1244 करोड़ रह गई है। उसमें मेन है जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, उसमें ट्रेडिंग और जो मार्क टू मार्केट इन्होंने हिट लिया है लगभग 857 करोड़ का, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में इंपैक्ट हुआ है। इसके अलावा डेफिनेटली एक्सपेंसेस जैसे सब कंपनीज के बढ़ रहे हैं तो इधर भी बढ़े हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंसेस और जो दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वहां पे भी अच्छा खासा
अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। हालांकि इनके जो प्रोविजन है उसमें काफी कमी आई है। पिछले साल 704 करोड़ थे और अब 96% कम होके सिर्फ 23 करोड़ रह गए हैं। तो ओवरऑल इसकी वजह से इनके प्रॉफिट में 26% की वृद्धि है। हालांकि पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर से इनका प्रॉफिट कम हुआ है। इसके अलावा अगर इनकी और चीजें देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.92% है, बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। कासा रेशो दो पिछले साल से कम हुई है लेकिन 58.1% अपने आप में अच्छी है। नेट एनपीए 1% से भी कम है, 0.62%। पिछले साल 1.28 थे तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट हुई है। तो ओवरऑल बैंक ने काफी अच्छा किया है। और अब अगर बात की जाए बैंक की असेट क्वालिटी की, तो जो ग्रॉस एनपीए हैं वो पिछले क्वार्टर में 2.34% थे, वहां से घट करके 2.24% रह गए हैं। और जो नेट एनपीए हैं 0.64% से घट करके 0.62% रह गए हैं। और जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो 73.2% थी पिछले क्वार्टर में, वहां से थोड़ी सी घटी है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मार्जिनल इंप्रूवमेंट है इनकी असेट क्वालिटी में। और अब अगर बात की जाए बैंक की लोन बुक की, तो जो टोटल लोन्स हैं बैंक के वो पिछले साल के मुकाबले 29% बढ़े हैं। अब 2,80,000 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने लोन दे रखे हैं। और पिछले साल इनके 2,17,000 करोड़ के आसपास थे। और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वो इनके होम लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, जिसमें कि 46% इनका जो लोन बुक इंक्रीज हुई है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट बैंकिंग लोन्स है वो इनकी दूसरी बड़ी लोन्स होते हैं, वहां पे भी 11% की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा अगर डिपॉजिट्स की बात की जाए तो बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 3,16,000 करोड़ रुपए के हैं, जिसमें कि 10.5% की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो डिपॉजिट है वो अब 58% के आसपास है, 58.1%। पिछले साल अगर हम देखें तो वो 60.2% तो यहाँ से थोड़ी कमी हुई है। लेकिन कॉस्ट ऑफ जो सेविंग अकाउंट है वो पहले जो 3.73% होती थी ये 3.59% हो गई है। तो इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट में इंक्रीज नहीं किया है, दो रेपो रेट वगैरह बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट बैंकों ने बढ़ाए हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा इनके जो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट पे दबाव देखा जा रहा है उसमें कमी आई है। लेकिन ओवरऑल 58.1% भी अपने आप में काफी अच्छे हैं। और अगर इनके कस्टमर्स की बात की जाए तो 34.5 मिलियन इनके कस्टमर हैं, पिछले साल ये 26.8 मिलियन थे। और अब अगर इनके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात की जाए तो 70% जो प्रॉफिट है वो इनके बैंकिंग यानी जो कमर्शियल बैंक है वहां से आता है, 2,071 करोड़ जो है। लेकिन इसके अलावा भी इनके दूसरे लैंडिंग बिजनेस हैं, ब्रोकरेज बिजनेस हैं, इंश्योरेंस बिजनेस है, वहां से भी प्रॉफिट आता है। तो 70% इनका बैंक से, जो दूसरी लैंडिंग रिलेटेड एक्टिविटी है जैसे कि कोटक महिंद्रा प्राइम हो गई, वहां से इनका लगभग 9% के आसपास आता है। फिर कैपिटल मार्केट से 9%, इंश्योरेंस बिजनेसेस से 8% और असेट मैनेजमेंट से लगभग 4% का प्रॉफिट आता है। तो ओवरऑल अगर हम इसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें तो वो पिछले साल 1806 करोड़ थे, जो कि अब बढ़ करके 2755 करोड़ हो गए हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में लगभग 26% की रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 7% की रिटर्न है। हालांकि पिछले एक महीने में इनके शेयर में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है, 9% से ज्यादा इनका शेयर भागा है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखते हैं तो उसके हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 2060 के आसपास होना चाहिए, हायर साइड पे लगभग 2650 और लोअर साइड पे 1500 रुपए। जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 1827 पे हुई है, उस हिसाब से ही अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव कहा जा सकता है। अगर इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 3,63,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी रेशो इनकी आप इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में ज्यादा दिखेंगे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो आप इनके कॉम्पिटिटर देखेंगे, स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उनकी काफी सारी वैल्यू अनलॉकिंग हो चुकी है, उनकी जो दूसरे बिजनेस हैं उनकी अलग से आईपीओ आ चुके हैं। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, तो यहाँ पे आपको अभी वैल्यू अनलॉकिंग होनी बाकी है, तो इसलिए पी वगैरह पीबी थोड़ी इनकी ज्यादा है। हालांकि अगर आप एक्सिस बैंक देखेंगे तो उनकी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आप चाहें तो इस टाइम पे तो सभी बैंक अट्रैक्टिव रेट्स पे अवेलेबल हैं, तो आप दूसरे बैंकों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कोटक महिंद्रा की, तो रिजल्ट के बेसिस पे हो सकता है कि आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता कि शेयर किस तरफ जाएगा, और रिजल्ट भी थोड़े से उम्मीद से खराब है, हालांकि एसेट क्वालिटी वगैरह इंप्रूव हुई है। तो मंडे को डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे ग्लोबल क्यूज रहते हैं तो ज्यादा इनके शेयर में मूवमेंट नहीं दिखनी चाहिए, खासकर ऊपर की साइड। और अगर
जैसे कि इनका शेयर ऑलरेडी 1 महीने में 9% भाग चुका है, तो हो सकता है कि एक बार के लिए थोड़ी गिरावट आए, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन होती है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया था जिसमें कि गोल्डमैन सैक्स ने ये बोला था कि आने वाले 4 साल में जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि अभी 3 लाख 63,000 करोड़ है, ये 100 बिलियन यानी कि 8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। तो डेफिनेटली पोटेंशियल है इस बैंक में। उनके हिसाब से तो एक साल में इनका जो शेयर है 25% की रिटर्न दे सकता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तो आप करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे ले सकते हैं। और अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है, तो मे बी आप थोड़ी सी करेक्शन की वेट कीजिए और तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बैंक डेफिनेटली सॉलिड बैंक है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।